नमस्कार भाई सभी को। गुरुकुल दर्पण 60 के मंच पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हिंदी की कक्षा में आज हम अपना बिंदु और प्रकरण लेंगे शब्दकोश और वर्ण विन्यास। ये दोनों बिंदु एक साथ इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि यदि आप शब्दकोश पढ़ेंगे तो वर्ण विन्यास वाला बिंदु अपने आप ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए बेटा, शब्दकोश और वर्ण विन्यास ऐसे टॉपिक हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देंगे, वो हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो या बिहार तक की मैं बात करूंगी, कोई भी एग्जाम होगा वहां आपको ये दोनों बिंदु किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई देंगे। करने में बहुत आसान है, बहुत थोड़े समय में 2-3 बातों से ही आप ये दोनों बिंदु अपने आसानी से कर पाएंगे। देखिए बिल्कुल आरंभ से, शब्दकोश आप समझ गए होंगे शब्दकोश का अर्थ क्या होता है। देखिए बेटा, पहले तो इस शब्द की वर्तनी कई बार पूछी गई है पेपर में। इसी शब्द को पेपर में ऐसे भी दिया जा चुका है और ये शब्द पेपर में ऐसे भी देखा जा चुका है। पहले तो यही शब्द देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अंतर क्या है आपने देखा होगा, केवल उसने सकार में अंतर कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए जो शब्दकोश है, अर्थात जिसे अंग्रेजी में आप डिक्शनरी कहेंगे, उस शब्द को कैसे लिखा जाएगा। देखो बेटा, ये तो एक जैसा शब्द था सभी में, यहां अंतर आया है। इन तीनों के अर्थ आप जान लीजिए। कोस होता है दूरी के लिए, भाई 1 कोस दो है या 2 कोस दूर है, और ये कोश आता है खजाने के लिए, खजाना आप जिसे कहेंगे, और ये शब्द आएगा संग्रह के लिए। तो तीनों शब्दों का अंतर आप देखिए तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो शब्दों का खजाना या शब्दों का संग्रह, डिक्शनरी के लिए कौन सा शब्द सही रहेगा। खजाना होता है बेटा गड़ी गड़ाई कोई वस्तु आपको मिल जाए, भाई पूर्वजों का गड़ा हुआ धन था, आपको एकदम से प्राप्त हो गया, खजाना मिल गया जी। संग्रह होता है इकट्ठा की हुई चीज। तो जो शब्द है जो शब्दकोश में रखे जाते हैं वो बेटा इकट्ठे किए हुए शब्द होते हैं। तो यहाँ आप जो डिक्शनरी के लिए शब्द हिंदी में कहेंगे वो क्या बनेगा, शब्दकोश, और जिसका अर्थ है शब्दों का संग्रह। तो वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द आपका आज सुधर गया है। किसी शब्दकोश को कैसे लिखा जाएगा और इसका अर्थ क्या होता है, शब्दों का संग्रह। दूसरी बात आपने लिखी जी, हम करेंगे वर्ण विन्यास। देखो बेटा, वर्ण की चर्चा हम पीछे 3 कक्षाओं में लगातार करते आ रहे हैं। वहां आपने कहा एक शब्द लिखा है वर्ण के आगे, विन्यास। विन्यास का अर्थ होता है टुकड़े करना। और वर्णों के टुकड़े कैसे होंगे, वर्ण कितने प्रकार के पढ़े थे, पीछे चले जाइए दोबारा से, स्वर और व्यंजन, ये आपके 2 वर्ण बने थे। तो जब भी वर्ण विन्यास की चर्चा होगी, मान लो पेपर में आपको शब्द मिल जाए, जैसे मैंने आपको शब्द दे दिया श्रद्धा, छोटा सा शब्द लेंगे पहले, और कह दिया जाए इस शब्द का वर्ण विन्यास कीजिए। वर्ण विन्यास अर्थात इसमें जो वर्ण प्रयोग हुए हैं बेटा उनके टुकड़े आपको कर देने हैं। और टुकड़े करने के लिए आपको मात्र क्या करना है, इसमें जो आपके व्यंजन और स्वर प्रयोग हुए हैं उनको आपको अलग अलग लिख देना। सबसे पहले देखिए श, जो आप पढ़ चुके हैं, श, र, और सभी व्यंजनों में एक स्वर भी शामिल होता है। ये हो गया आपके इस श्रेय वर्ण का विन्यास। आगे आया द, ध, और ध पर कौन सा स्वर है, आ। तो ये आपका हो गया श्रद्धा शब्द का वर्ण विन्यास। श्रेय संयुक्त व्यंजन था, इसका आप पढ़ चुके हैं, श, त्र, ज और श, मैंने वही आपके विन्यास इसका करवा दिया था। द और ध, यहां परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, द के नीचे ध का प्रयोग हुआ है। इस शब्द को आप ऐसे भी लिख सकते हो, श्रद्धा, लेकिन हम ये प्रयोग ना करके ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं, द के अंदर ध का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है, या तो वही र वाली बात याद रखिए, जैसे हमने शब्द किया था क्रम। मैंने कहा था बेटा जो र नीचे होता है ना,
वो हमेशा हमेशा पूरा रहेगा। तो यहां पर नीचे क्या है, ध। तो देखिए आ का प्रयोग, स्वर का प्रयोग किसके अंदर हुआ है, ध के अंदर। तो पक्का हो गया जी, यहाँ द आधा था और ध पूरा था। श्रद्धा, ये ऐसे हमने लिख लिया है। तो यहाँ हमेशा सभी शब्दों पर नियम लागू होता है कि जो नीचे लगा होता है वो आपका पूरा होता है, और जो पूरा दिखाई देता है वो पूरा होता नहीं। इस बात को र से याद रख लीजिए या सीधा याद रखिए जी, जो पूरा दिखाई देता है वो होता नहीं। यहाँ जैसे आपको द कैसा दिखाई दे रहा, पूरा पूरा, लेकिन यहाँ पर द पूरा ना होकर कैसा है, आधा। तो इस प्रकार से ये इस शब्द का क्या हो गया, वर्ण विन्यास हो गया। पेपर में क्या करेगा, कोई भी कठिन शब्द चाहे कितना भी कठिन होगा, वहां आपको मान ले इसी शब्द के हम आपको 4 विकल्प बनाकर दे देते अलग अलग। कहीं से हम अ को हटा देते, या हम ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, मैंने प्रयोग पहले भी बताया आपको, ये प्रयोग भी पेपर में मिलेगा। लेकिन किसी भी व्यंजन का यदि स्वर आपको जोड़ना है तो ध्यान रखना है स्वर हमेशा अंत में जुड़ता है। तो वहां आपसे पूछा जाएगा श्रद्धा शब्द का वर्ण विन्यास कौन सा सही है। तो वर्ण विन्यास आप समझ गए, स्वर और व्यंजन को क्या रखना है आपको अलग अलग। अब इसको हमने शब्दकोश से क्यों जोड़ा है वो देखिए आप। अर्थ आप समझ गए, शब्दकोश का अर्थ होता है जी शब्दों का संग्रह, ठीक है। अब देखो बेटा, अंग्रेजी की डिक्शनरी जब आप देखते हो आपको पता है वहां अल्फाबेट्स होते हैं, ए के साथ ए वाले देखिए, फिर ए के साथ बी वाले, इस प्रकार से वहां आपका क्रम चलता है, ठीक है। लेकिन हिंदी का शब्दकोश जब देखा जाता है वहां 2 से 3 नियम, ज्यादा की बात मैं नहीं करूंगी, 2 से 3 नियम आपको याद रखने हैं जिससे आपका वो प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न कैसे आएंगे वो चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले देखिए नियम। शब्दकोश देखने का क्या नियम है, हिंदी शब्दकोश के नियम आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात आप कीजिए, ये चर्चा में आ चुका है, इसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये आपका क्या है, अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक को हमने वर्णमाला में बहुत अच्छे से अंतर के साथ पढ़ा था। तभी तो मैं कहती हूँ बेटा व्याकरण को एक माला की तरह बना कर रखिए, मोती जुड़ते जाएं जुड़ते जाएं, जुड़ी हुई चीज है व्याकरण आपकी। अनुस्वार, अनुनासिक, और ये आपका तीसरी चीज आ गई हिंदी में जिसे आपने विसर्ग पढ़ा था। तो बेटा ये 3 चीजें हैं जो शब्दकोश में प्रथम स्थान पर मिलेंगी, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, अनुस्वार। अनुस्वार नहीं होगा तो अनुनासिक, और अनुनासिक नहीं होगा तो फिर देखे जाएंगे विसर्ग वाले। बताने में उत्तर आपका यही होगा, यदि प्रश्न हो कि शब्दकोश में सबसे पहले क्या आता है, उत्तर होगा बेटा आपका शब्दकोश में सबसे पहले अनुस्वार होता है। लेकिन ध्यान रखना ये अनुस्वार बेटा एक नियम के अनुसार ही काम करेगा। मान लीजिए आपके पास 4 शब्द हैं, जैसे मैं कह दूं आंचल, मैंने लिखा शब्द, आम लिख लिया, आदमी और आराम, बिल्कुल साधारण शब्द हमने 4 लिए। ध्यान से देखिए बेटा चारों शब्दों में क्या है विशेषता, चारों शब्द आपके स्वर आ से बने हैं, ठीक है। फिर आपने देखा एक आ पर किसका प्रयोग है जी, आपके अनुनासिक का, अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। जब ऐसी स्थिति होगी ना तो यहां पर आप आंचल को कह देते जी सबसे पहले आएगा, जो ये नियम कहता है कि अनुस्वार नहीं होगा तो बेटा अनुनासिक वाला पहले होगा, यदि यहां अनुस्वार होता तो वो पहले होता, ठीक है। तो ये काम कब कर रहा है, जब एक जैसे वर्ण आपके प्रयोग हुए। यदि यहीं पर मैं एक शब्द और जोड़ दूं जो आपका बना हो अ से, मैंने शब्द जोड़ दिया बेटा अकेला। अब देखिए 4 शब्द थे जो आ से बने थे, लेकिन एक शब्द हमने वहां देखा जो किससे बना है, अ से। अब बेटा ये जो आपका चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है, ये हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। अब आप क्या देखेंगे, वर्णमाला का क्रम देखेंगे, और वहां उस क्रम में हमने पढ़ा कि जी अ को पहले लिखा जाता है और आ को बाद में लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी में देखते हैं ए पहले होती है बी बाद में होती है, वही स्थिति है कि जी यहां पर अब आएगा आपका अकेला पहले।
लेकिन यदि इन चार में से बात हो तो ये सबसे पहले अर्थात दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तो ये नियम कैसे काम कर रहा है कि जी ये बताने में सबसे पहले होंगे, प्रथम स्थान होता है। बिल्कुल बेटा, पेपर में प्रश्न भी आ चुका है कि शब्दकोश में सबसे पहले कौन होता है, तो उत्तर वहां यही होना था कि अनुस्वार होता है। ठीक है, लेकिन जब प्रश्न हल करने की बात आती है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जी अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार या अनुनासिक शब्दकोश में सबसे पहले होते हैं, कोश में सबसे पहले होते हैं। ये बात हमने पढ़ ली, प्रथम स्थान पर होंगे। लेकिन जब वर्ण एक जैसे हो, हल करने पर बेटा ये नियम आपका लागू हो जाएगा। जब आपको प्रश्न हल करना है वो सबसे पहले होंगे, लेकिन कब जी, जब वर्ण एक जैसे हो, अर्थात बेटा कॉमन वर्ण पर आपका, जैसे ये कॉमन थे ना चार, आ, ये कॉमन थे, ये स्थिति होगी तो सबसे पहले। अन्यथा क्या करेंगे, अगर वर्ण आपके वहां एक जैसे न होकर अलग अलग है, जैसे अ मिल गया और फिर आ मिला था, अन्यथा क्या करेंगे, वर्णमाला का क्रम देखा जाएगा। ये नियम बेटा हल करने में बदल जाता है, ध्यान रखिए। फिर से बता देती हूं कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग शब्दकोश में सबसे पहले आएंगे। अलग स्थिति कब बनेगी, पहले बेटा तभी होंगे जब वो आपका एक जैसा वर्ण होगा, चाहे उसमें कोई स्वर शामिल हो या व्यंजन शामिल हो। लेकिन यदि वर्ण वहां पर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो फिर आप क्या देखेंगे, ध्यान रखना, वर्णमाला का क्रम देखेंगे 100%। ये नहीं है कि अब आप अ को भी बाद में लेंगे और यहाँ पर आपका चंद्र बिंदु था तो आप इसको पहले स्थान पर कहेंगे। यहाँ काम करेगा वर्णमाला का क्रम। तो ये था बेटा शब्दकोश के लिए पहला नियम, समझ आ गया होगा। पहला नियम हो गया है अनुस्वार, अनुनासिक और आपके विसर्ग, जिसे आप कहें विसर्ग, ये शब्दकोश में प्रथम स्थान पर होते हैं। ठीक है, वो हल करने पर यदि वर्ण बदल जाएंगे तो स्थिति बेटा वर्णमाला के क्रम से चलेगी। दूसरी स्थिति क्या कहती है, उसके बाद आएंगे बेटा आपके स्वर, जो आप पीछे पढ़ चुके हो। कौन सी ध्वनियां हैं, स्वतंत्र ध्वनि, हिंदी की संख्या में हमने उनको 11 पढ़ लिया। ठीक है, तो अनुस्वार के बाद गिने जाएंगे स्वर। तीसरी चर्चा की जाए व्यंजन की। व्यंजन वो ध्वनियां थी जो किस पर निर्भर कर रहे थे, स्वर पर निर्भर। संख्या में जिसे हमने कितना पढ़ा था, 33, इनको संख्या में हमने 11 पढ़ा था। ठीक है, तो अनुस्वार के बाद पहले स्वर देखे जाएंगे और स्वर के बाद फिर क्या देखे जाएंगे, व्यंजन। अंतिम नियम क्या कहता है शब्दकोश में, बेटा ध्यान रखना, श, त्र, ज और श्र, याद आ गया होगा। ये आपके कौन से व्यंजन थे, संयुक्त व्यंजन। यहां मैंने आपको बताया था जो ये चार आपके संयुक्त व्यंजन है। सबसे पहला प्रश्न सुनिए, यहां से प्रश्न कैसा शब्दकोश में पूछा जाता है। यहीं से बात की जाए, यदि प्रश्न पूछ ले श वाले शब्द शब्दकोश में किस स्थान पर आएंगे, सबसे अंत में, हम उत्तर देंगे वही जी, सबसे अंत में आएंगे। क्योंकि आपको पता है ये वर्णमाला में शब्द सबके बाद में प्रयोग होते हैं, चार संयुक्त व्यंजन, क्योंकि उन 33 से अलग इनको हम लिखते हैं। तो फटाफट आप उत्तर दे के आओगे जी ये सबसे अंत में आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था ये संयुक्त व्यंजन क्यों, याद हो गया होगा, वो विन्यासी मैंने आपको बताया था। श बना है क से, श से और अ से। त्र में ध्वनि है त, र और अ की। ऐसे ही ये बना है आपका ज, य और अ से। ज बन गया। श्र के लिए आपको चाहिए श, र और अ। तो अब आप उत्तर ये नहीं देंगे कि ये शब्दकोश में सबसे अंत में आए। बेटा श वाले शब्द मिलेंगे आपको क वाली लाइन में। ध्यान रखना,
शब्दकोश में इन 4 व्यंजनों के लिए बेटा कोई अलग से आपको पेज नहीं मिलेगा, ठीक है। श वाले मिलेंगे क वाली लाइन में, त्र वाले मिलेंगे त वाली लाइन में, ये ज वाली लाइन में, श आपको श वाली लाइन में। तो इनके लिए ये उत्तर देना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जी ये शब्दकोश में सबसे अंत में, ये वही मिलेंगे जिस व्यंजन से इनका निर्माण हुआ है। देखिए क त ज और श, इन्हीं पंक्तियों में चारों का मिलना आपको इन चारों यहाँ आपको इन पंक्तियों में मिलेंगे। तो याद हो गया, 4 ही नियम है बेटा, और ये नियम तो आप पहले ही कर चुके हो जब आपने वर्णमाला अपनी पढ़ी थी। वर्णमाला में बहुत अच्छे से हमने इनको विन्यास के रूप में देखा था, ठीक है। तो सबसे पहला नियम, अनुस्वार सबसे पहले होगा, अनुस्वार के बाद आपकी अनुनासिक और फिर ध्वनि आएगी विसर्ग की। सीधा प्रश्न, सबसे पहले क्या होता है? उत्तर आपका होगा जी अनुस्वार होता है। फिर याद दिला दूं, हल करने पर स्थिति बदलेगी, और वो स्थिति क्यों बदलेगी? क्योंकि बेटा वो स्थिति बदलेगी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। वैसे तो वर्णमाला आपको पिछली कक्षाओं से याद हो गई होगी, अगर याद नहीं है तो बेटा वर्णमाला यदि क्रम से याद है तभी आप शब्दकोश कर पाएंगे, अन्यथा आपका शब्दकोश वाला प्रश्न नहीं हो, ठीक है। उसके बाद ध्वनियां शामिल है स्वर, फिर आपके व्यंजन, और ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इनका विन्यास आपको आता। तो नियम केवल यही है, हल कैसे करना है और प्रश्न कैसे आते हैं। देखो बेटा वर्ण विन्यास वाला प्रश्न तो मैं बता चुकी हूं। यदि वर्ण विन्यास की मैं बात करूं, वर्ण विन्यास कौन सा सही है, वर्ण विन्यास से तो प्रश्न होता है ये, यहां आपको एक शब्द के 4 टुकड़े मिल जाएंगे। जैसे हमने बात की थी श्रद्धा की, इस श्रद्धा को 4 तरह से आपको अलग अलग वर्णों के टुकड़े करके मिलेंगे, कौन सा सही। शब्दकोश की यदि बात करें तो बेटा देखो वहां पहला प्रश्न होता है शब्दकोश में, जो आपको 4 शब्द मिलेंगे। यहां तो एक ही शब्द के 4 टुकड़े थे, वर्ण विन्यास में तो एक ही शब्द के 4 टुकड़े होंगे। शब्दकोश में क्या होगा, 4 शब्द आपको मिलेंगे। जैसे मैं कह दूं उपन्यास, उपकार, उपहार, और चौथा शब्द हम ले लें उपसंहार। मान लो पेपर में ये 4 शब्द, और बेटा पेपर मैंने बता दिया है चाहे कोई भी रहेगा, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार, राजस्थान, इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर मिलना है। तो मान लो ये 4 शब्द आपको मिले, शब्दकोश से प्रश्न आएगा, या तो पहला प्रश्न हो कि शब्दकोश में से ये जो 4 शब्द है पहला शब्द कौन सा है, पहला शब्द पूछ लेगा इन 4 शब्दों में से शब्दकोश में प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, एक प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न होगा शब्दकोश के अनुसार क्रम से लगाएं, और क्रम का अर्थ हो गया कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा होता है बेटा इसी में कि शब्दकोश के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम आपको पता होगा, वही बेटा लगातार जो चलती है 2, 3 और 4 वाली स्थिति। चौथा होता है कई बार अवरोही क्रम में लगाइए, और उसमें आप उल्टा कर देंगे 4, 3, 2 और 1। तो ये स्थिति होती है बेटा प्रश्न की। प्रश्न चाहे इन 4 में से कोई भी आपसे पूछा जाएगा, हल करने का तरीका आपका एक ही रहना है। क्योंकि यदि बेटा कोई एक शब्द है जो आपको पहले स्थान पर बताना है तो भी आपको 4 की स्थिति पता होनी चाहिए। क्रम बताने के लिए तो 4 होंगे ही, ऐसे ही आरोही और अवरोही में भी आपको क्रम देखना है। तो बेटा स्थिति चाहे प्रश्न की कोई भी रहेगी, हल करने का तरीका एक ही होगा। हल करने का आसान सा तरीका मैं आपको बता देती हूं ताकि वहां ज्यादा समय आप इस प्रश्न पर ना लगाएं। जैसे देखो वही शब्द यदि हम उठाएं बेटा, मैं कहूं उपकार, उपहार, उपसंहार, और अगला शब्द हमने कौन सा लिया था, उपन्यास। उपन्यास, ये 4 शब्द हमने लिए थे।
तो बता रहे हो प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार का होगा, स्थिति आपको चारों की पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, जो कॉमन आपको दिखाई देना एक जैसे वर्ण, उनको वहां से हटा दीजिए। हट गया, शब्द आपका बेटा छोटा हो जाएगा, समय आपका कम लगेगा। दूसरा, अब यहां देखिए ध्यान से, यहां आपके अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, लेकिन अब आप नहीं कह सकते जी ये पहले स्थान पर होगा। क्यों नहीं कह सकते, ध्यान से देखिए बेटा, इसका प्रयोग स पर है, यहां ह, यहां क और यहां य का प्रयोग है। यदि तीसरे नंबर पर हर जगह आपको यही सकार मिलता, दंतेस्कार का प्रयोग होता, तो ये आपका पहले स्थान पर होता। तो उस नियम ने काम नहीं किया, तो नियम हो गया अगला जी, इस प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम क्या देखेंगे बेटा, वर्णमाला का क्रम। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां क्या है, का। प्रत्येक व्यंजन में स्वर शामिल है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यहां पर क के अंदर कौन सा स्वर है, आ। एक एक का टुकड़ा करेंगे, एक एक का विन्यास हम करेंगे। आगे अगला इसमें क्या आया, हा, यानी कि ह में आपका स्वर आ गया आ। यहां आया स, अ। अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हमेशा विन्यास करते हुए आपको ध्यान रखना है, स्वर पर करना है, इसको व्यंजन पर नहीं छोड़ेंगे। आगे आगे आपका न, हलंत, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, न अर्ध है, तो बेटा यहां इसके साथ स्वर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब पहले इनको देखकर आप क्रम बता सकते हैं अपना। पूरा शब्द नहीं करेंगे, एक तो आपका समय जाएगा, दूसरा बेटा विचलित हो जाएंगे। यदि एक एक वर्ण का पहले पहले वर्ण का आप करेंगे तो बेटा वहां से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। कोई एकाध शब्द होता है जहां हम अगले वर्ण पर जाएंगे, क, ह, स, न। वर्णमाला का क्रम याद हो, सबसे पहले क्या आता है जी, क आता है। तो बेटा अगर प्रश्न होता सबसे पहला शब्द कौन सा होगा, उपकार। ठीक है, फिर देखिए ह, स, न, वर्णमाला याद होनी चाहिए। ये स ऊष्म व्यंजन है, श, 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 ह इसके साथ वाला है, और न उससे पहले आ जाता है क से म तक में। तो बेटा पहला ये था, तो दूसरा हो गया आपका उपन्यास शब्द। अब ह या स, तो स पहले आएगा, ये तीसरा। अब देखो बेटा, अनुस्वार को हमें देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमने केवल इन व्यंजनों के माध्यम से अपना वर्णमाला का क्या देखा है, क्रम देखा है। अब यहां जाइए, ह वाला बच्चा था, ये चौथे स्थान। तो बेटा क्रम पूछता तो आपका बन जाता ना, उपकार होगा, उपन्यास, उपसंहार और उपहार। पहला पूछता तो आपका शब्द पहला कौन सा होता, उपकार। तो कहने का अर्थ ये है, प्रश्न बेटा किसी भी प्रकार का रहेगा, हल करने का तरीका एक ही रहना है, और बड़े आसानी से और ध्यान से और थोड़ा समय लगाकर, क्योंकि कॉमन को हटा देना है, और जो पहला पहला वर्ण है केवल उसके टुकड़े हम पहले करेंगे। हमें वहां तक जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वर तक जाने की भी, हमें इसी व्यंजन से ही स्थिति चारों की पता लग गई थी। तो ध्यान रखना है। अब जो आपका प्रश्न बनता है वर्ण विन्यास वाला, अगर आपको ये टुकड़े करने आ गए, जैसे हम अभ्यास के माध्यम से इनको करेंगे, तो बेटा वर्ण विन्यास अपने आप यहां से समझ आ जाता है। इस प्रकार से करना है। देखिए थोड़े से उदाहरण और लेंगे हम अभ्यास के लिए। अगला शब्द मैंने लिख दिया, जैसे कितने भी शब्द बड़े होंगे बेटा घबराना नहीं है। मैंने शब्द लिखा ज्योतिर्लिंग। ज्योति में ज्योति विज्ञान, जिसे आप विज्ञान बोलते हैं, और ज्योतिविज, ये चार शब्द। वही ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रश्न मिलते ही ध्यान देना है कि चारों शब्दों में कॉमन क्या है। ज्योति था ना, देखो चारों शब्दों में ज्योति शब्द कॉमन है, इसको यहां से हटा दीजिए, शब्द हो गया है आपका छोटा। यहां परेशान नहीं होना है, ध्यान रखना है शब्द कितना भी कठिन शब्द हो सकता है बेटा, वर्ण विन्यास में तो 100% आपको कठिन शब्द ही दिखाई देंगे। तोड़ेंगे कैसे जी, टुकड़े कैसे करेंगे। देखो बेटा अब यहां र भी दिख रहा है आपको, ल पे ईश्वर भी दिख रहा है,
विचलित ना होकर अपनी जबान का साथ रखना है। जैसे ज्योति के बाद आपने ध्यान दीजिए र का उच्चारण किया है या ली का उच्चारण किया है। ज्योतिर्लिंग अर्थात आपने पहले र का उच्चारण किया है फिर ली का उच्चारण हुआ है। तो जबान का साथ रखेंगे। जो जबान पर पहले र को पहले बोला तो र को पहले लिखा जाएगा, ध्यान रखना। और ये भी आप पढ़ चुके हो, जो ऊपर र होता है वो कैसा होता है जी, अर्ध होता है। तो र हलंत हो गया। आगे जी ली अर्थात ल में स्वर शामिल है, कौन सा जी, ई का। इसके साथ क्या था, अनुस्वार। अनुस्वार किस पर प्रयोग करेंगे हम, स्वर पर प्रयोग करेंगे। अब आगे आइए, मैं, म और इसमें स्वर अ। अगला वर्ण देखिए वी, व, वी में स्वर ई, फिर से वी आ गया, व स्वर ई। कठिन तो नहीं है ना, केवल बेटा ध्यान ये रखिए जो स्वर लगा है उसको जोड़ते जाना है, और स्वर व्यंजन के बाद जुड़ेगा, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। शब्द कठिन हो उच्चारण का साथ रखिए, जबान का साथ रखना है, जबान और कलम का साथ बनाइए, ठीक है। तो अब देखिए वर्णमाला का क्रम यहीं से देखेंगे, पहले पहले व्यंजन में र, म और व, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे गया होगा ये र, ल, व, ये तो आपके अंतस्थ थे, बाद में आएंगे। पहले आ गया मैं वाला, ध्यान दीजिए इस अनुस्वार का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि जी एक जैसे नहीं थे वर्ण। क्रम देखा, क्रम में बेटा वो बाद में चला गया र। तो म वाला सबसे पहले अर्थात ज्योतिमय शब्द शब्दकोश में इन शब्दों में सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। फिर य, र, ल और वह बाद में आएगा। तो बेटा र के कारण ये हो गया आपका दूसरे स्थान पर, ये कॉमन था जी। अब इसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां तो एक जैसी स्थिति हो गई ना, यहां आएगी। अब वही ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपका संयुक्त व्यंजन आ गया बना कैसे था, ज से, य से कौन सा स्वर जुड़ा है जी, आ स्वर जुड़ा है। यहां पर अ जुड़ जाएगा बेटा, ज, य और अ। तो ये स्थिति हट गई। यहां आइए, आ और अ। वर्णमाला में पहले कौन होता है, अ। दूसरा शब्द आपको मिल गया था तो तीसरा अ वाला और चौथा अ वाला। तो ये क्रम होगा इसका वर्णमाला। बहुत ही आसान तरीका है, केवल आपको ध्यान रखना है विन्यास करते हुए। तरीका मैंने आपको बता दिया है बेटा, शब्द कठिन है आसान है हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, केवल टुकड़े आपको करने हैं और टुकड़े भी बड़े ध्यान से आप करेंगे। अगला शब्द देखिए, श्रद्धा, श्रद्धांजलि, श्रम और श्रमिक। ये चार शब्द हैं आपके सामने। सबसे पहले ध्यान कहां जाना है जी, कॉमन क्या है चारों शब्दों में, क्या कॉमन दिखाई दिया, श्र, हटा दीजिए। यहां देखिए पूरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, द या ध, द पूरा दिखाई दे रहा है। तो बेटा या तो ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रही हूं आपको, जो पूरा दिखाई देता है जब संयुक्त व्यंजन जुड़े हों, पूरा दिखाई देता है वो पूरा होता नहीं। या ये ध्यान रखिए जो नीचे लगा होता है वो पूरा होता है। जैसे स्थिति अपनी यहां से याद रख लीजिए, क्रम से और कर्म से, ये वाली स्थिति। र ऊपर था तो आधा था, नीचे है तो बेटा पूरा है। ये वाली स्थिति सभी व्यंजन पर लागू होती है, ठीक है। शब्द में जहां भी प्रयोग होंगे दो व्यंजन एक साथ। तो द आधा था बेटा, आधा लिख दिया। श्रद्धा, उच्चारण करके देख लीजिए, परेशानी है तो। द को आपने पहले बोला है, ध की ध्वनि बाद में लंबी गई है, और लंबी गई है तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ध बड़ा है, पूरा है, और द अर्ध था तो उसकी ध्वनि आपने कम ली है। श्रद्धा, द, ध और आ, ये विन्यास हो गया इसका। आगे बढ़िए, आगे भी स्थिति वही है, द, ध और आ। लेकिन क्या अंतर आया, आ पर किसका प्रयोग करेंगे जी, अनुस्वार। कई कह देते हैं जी श्रद्धांजलि में न का
है तो क्या हम यहाँ पर न का प्रयोग करेंगे? बेटा कुछ भी प्रयोग नहीं करना है, जैसा शब्द दिया गया है, जिस रूप में दिया गया है, आपको उसी रूप में विन्यास करना है। न की ध्वनि है, म की ध्वनि है, आपको कोई लेना देना नहीं है उससे। ये अनुस्वार के रूप में है ना, तो इसको अनुस्वार के रूप में रखिए। किस पर रखेंगे? हमेशा स्वर के ऊपर प्रयोग होगा। आगे बढ़िए, म अ, फिर आया शब्द मी में म और हर्ष ई। कुछ भी नहीं किया आपने, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, ठीक है। दो शब्द द से हैं और दो म से हैं, तो पहले क्या होता है? द पहले होता है, तो इनको बाद में देखेंगे ना, क्योंकि पहले द वाले ही तो मिलेंगे। इतना तो आप अंग्रेजी वाली डिक्शनरी से सीख चुके हो। तो द हटा दीजिए, ध भी कॉमन है। देखिए बेटा ध्यान से, आ और आ, दो आ हैं और बात वही आ गई, कॉमन है जी। और कॉमन पर क्या, एक पर क्या देखा? अनुस्वार। तो अनुस्वार वाला सबसे पहले होगा, उसके बाद ये साधारण आ आए, ठीक है। यहां काम किया है उस नियम ने। आगे आइए, म अ, म हट गया, अ और ई। वर्णमाला में कौन होता है? पहले अ होता है जी। तो दूसरा ये था बेटा, ये तीसरा और ये चौथा। अब प्रश्न वही है, कैसा भी हो, क्रम पूछे, आरोही पूछे, अवरोही पूछे, कौन सा शब्द। जैसे ही शब्द में अधिकतर प्रश्न क्या होते हैं बेटा, अनुस्वार को देकर वो पूछेगा सबसे पहले कौन आएगा। देखो बेटा यहां पहले आ गया है ये, लेकिन हर बार स्थिति ये नहीं होगी कि अनुस्वार देखा नहीं, आपने उसको पहले स्थान पर बताया नहीं, क्योंकि पेपर वाला प्रश्न वही देता है। क्योंकि बच्चे सिर्फ रट लेते हैं कि अनुस्वार सबसे पहले होता है, बस। नहीं बेटा, उसके लिए आपको पहले स्थान पर होगा, लेकिन वर्णमाला का क्रम भी देखना पड़ेगा। अगर एक जैसी स्थिति है तो वह शब्द पहले आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से बेटा ये आपको कर लेना है। कितना भी शब्द मुश्किल हो, क्रम, क्रमिक, कर्ज और कर्जदार। देखिए ये शब्द और देख लीजिए एक बार। आगे ना स्थिति, जो नीचे र होता है वो पूरा होता है जी। हम पहले रेफ वाले में, पदेन में, ये स्थिति हमने पदेन वाली पढ़ी थी पिछली कक्षा में, आपने देखा होगा। ऊपर वाला र रेफ होता है, नीचे वाला पदेन। तो पदेन में जो होता है वो र पूरा होता है। क, र और अ, ये विन्यास हो गया बेटा इसका। आगे भी स्थिति वही आएगी। अब ये नहीं कह देना कि जी क्या कॉमन है हटा दीजिए, नहीं बेटा, यहाँ र वाली स्थिति बन रही है। अगर ज्यादा अभ्यास हो जाए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम आप शुरुआत में ये बिंदु प्रकरण ले रहे हैं ना हिंदी का, तो इनमें आप बेटा लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे आपका क है, सीधा सा अ मिला है जी, फिर वही क। अब यहां से आप हटा सकते हो, ये अब कॉमन है आपके लिए। देखो यहां स्थिति आपकी बदल गई, ठीक है। अब देखिए र, र, अ और अ, दो स्वर और दो व्यंजन। नियम याद हो गया होगा, सबसे पहले कौन होगा? स्वर पहले होंगे जी, व्यंजन आएंगे बाद में। तो ये वाली स्थिति देखिए, इसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहां भी अ था और यहां भी अ था, आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां आइए, रज और रज एक जैसे थे। यहां क्या हुआ? शब्द आपका खत्म हो गया जी यहां तक। आगे द, आ और र, दार। तो बेटा जो शब्द ही खत्म हो गया तो वो तो आपको यही मिल जाएगा, उसके बाद ये आएगा। तो पहले शब्द कौन सा हुआ? कर्ज, और फिर शब्द बना कर्जदार। यहां आइए, यहां तक स्थिति कॉमन थी, म और मी। समझ गए? म में तो क्या है? अ, और मी के लिए आपको क्या चाहिए? ई। पहले कौन होता है? ए। दूसरा ये था, तो बेटा ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से क्रम आपको मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। शब्दों की बेटा देखकर ये नहीं सोचना है कि ये कठिन है, इसको कैसे करेंगे। केवल आपको ये देखना है शब्द में प्रयोग क्या है। यहां गड़बड़ करते हैं ऐसे शब्दों में। हर्षु हम लिखेंगे, हर्षु। देखिए, हृदय, हराश, हार्दिक और हर्ष, चार शब्द हैं।
ह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ह में भी अंतर है बेटा, ध्यान से देखना है। ये नहीं है कि नीचे लगा है तो सब में र ही लगा है। ये जो गोलाई है ये किस स्वर की बनती है? री की। बेटा कृषि आप लिखते हैं, कृषि, ये री है ना कि आपका र है। तो कृषि री है, तो ये ह के अंदर क्या है लिखा, ह में स्वर है जी री, ये विन्यास है इसका। ह्रास ह और र का उच्चारण आप कर रहे हैं, र और आ, ये हरा, ये ह में सीधा आ, और यहां पर बेटा हर्षु हमने लिखा है ह र पूरा, तो आपका वहां अ। यहां आ था तो हमने आ जोड़ दिया, यहां है अकेला है तो हमने अ को जोड़ लिया। आप देखिए कॉमन, अब कह सकते हैं आप ह कॉमन हो गया। री, र, आ और र, स्वर वाले पहले होंगे, र वाले बाद में होंगे, तो उनको बाद में देखेंगे। री पहले होती है, आ पहले होता है, उत्तर आएगा जी आ पहले होता है और री बाद में आएगी। तो क्रम भी तो जरूरी है ना याद होना। तो हार्दिक पहले, उसके बाद हृदय। अब ये देखिए बेटा र कॉमन थे, यहां आ यहां ए वाला पहले, यानी कि आपका हर्षु तीसरे स्थान पर और हराश चौथे स्थान पर मिले। तो बहुत ही आसान स्थिति मैंने आपको बता दी है, समय भी बचा सकते हैं, केवल आप ध्यान से करेंगे। और आज का सार एक बार देख लीजिए, दोनों बिंदु बेटा वर्ण विन्यास यानी कि वर्णों के टुकड़े, और विन्यास में क्या करना है आपको, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है, बस ये होता है वर्ण विन्यास। ठीक है। और शब्दकोश में क्या करते हो, शब्दकोश में भी तो देखने के लिए, स्थिति देखने के लिए आप इन्हीं को अलग अलग कर रहे थे। तरीका आपको पता लग गया है, तो नियम बस याद हो, अनुस्वार, अनुनासिक और जी अपना विसर्ग वाली स्थिति, ये सबसे पहले रहेगी। उसके बाद स्वर आएंगे, स्वर के बाद हम किसको देखेंगे, व्यंजन को देखेंगे। और व्यंजन के बाद चौथी स्थिति मैंने बता दी बेटा, श, त्र, ज और श्र। चार ये संयुक्त व्यंजन है, ये उसी पंक्ति में मिलेंगे जिन व्यंजनों से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इतने से नियम है बेटा, 2-3 बातें थी, बाकी इस बिंदु को करने के लिए आपको केवल मात्र अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। व्यंजन को पहले लिखेंगे, स्वर को बाद में जोड़ेंगे, शब्द में जो स्वर जुड़ा है उसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है। यदि कठिन शब्द दिखाई भी दे रहा है, हमने उदाहरण लिया है श्रद्धा, श्रद्धांजलि, हार्दिक, हृदय, हराश, बेटा उच्चारण का ध्यान रखिए, जिसका उच्चारण पहले उसको पहले लिखेंगे और जिसका उच्चारण बाद में उसको बाद में लिखेंगे। इस प्रकार से बेटा एक एक वर्ण को करेंगे, कॉमन को काटते जाएंगे, एक एक वर्ण को करेंगे, और वर्ण होने के बाद जैसे ही आपको एक वर्ण हो जाए सभी शब्दों का, तो उसमें फिर वर्णमाला का क्रम देखेंगे। तो बेटा दूसरी स्थिति यहां रहेगी, आपको वर्णमाला का क्रम बहुत अच्छे से याद, क्योंकि बच्चे सीख लेते हैं, नियम भी याद हो जाते हैं, लेकिन बेटा यदि क्रम में थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके वर्ण हो गए तो बेटा प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो प्रश्न कैसा भी रहेगा, हल करने का तरीका यही है। वर्ण विन्यास में भी बेटा यही है, वहां एक ही शब्द के 4 टुकड़े होंगे, वो सही कौन सा है वो आपको बताना है। शब्दकोश में चारों टुकड़े आपको, चारों शब्दों के टुकड़े आपको करके देखने हैं, कॉमन को हटाते जाएंगे, और जो एक एक वर्ण, जो पहला वर्ण हटाने के बाद बचेगा, उसमें स्थिति आप वर्णमाला की देख लेंगे। बहुत कम शब्द ऐसे होते हैं कि दूसरे वर्ण पर हमें जाना पड़ता है, नहीं तो बेटा पहले वर्ण में ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो आज की कक्षा में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। केवल आपका बेटा यहाँ अभ्यास काम करेगा, क्योंकि स्थिति इतनी मुश्किल नहीं है। स्वर और व्यंजन पढ़ने के बाद आप ये दोनों ही आपने बिंदु आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।